हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से होंगे। तो उसमें हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जरा सी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी कि भाई क्वेश्चंस में जो आंसर्स है वो कहां से रिलेटेड है, कैसे उसका आंसर आया है और उसका क्या फंक्शन है। तो इन चीजों पे बात करेंगे। वीडियो की लंबाई ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, तो आपको शायद से अच्छी लगेगी, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस, ग्राफियन फॉलिकल आपका क्या रिलीज करता है, ये हमारा सवाल है। तो आपको एकदम से दिमाग में आ गया होगा ग्राफियन फॉलिकल कब बनता है। तो भैया जब आपका 13.5 डे के लगभग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो जस्ट बिफोर द ओवुलेशन आपका जो टर्शियरी फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका ग्राफियन फॉलिकल जब ओवुलेशन डे पर, एक दिन ओवुलेशन डे होता है 14 डे पर, उस दिन पर जब उसके अंदर से, ओवरी के अंदर से कुछ बाहर निकलता है, वो क्या होता है, ये हमारा सवाल है। तो आपको पता होगा कि मियोसिस 1 उसमें पूरी हो चुकी है। जब वो टर्शियरी फॉलिकल था तो उसकी मियोसिस 1 पूरी हो चुकी होगी। तो जस्ट मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद आपकी क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, उस पर ये सवाल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपका सेकेंडरी oocyte, दूसरा ऑप्शन है आपका प्राइमरी oocyte, थर्ड ऑप्शन आपका है ओवम, एंड फोर्थ इज द ए एंड बी। तो भाई आपको पता है, क्योंकि मियोसिस 1 जब प्राइमरी oocyte में पूरी हो जाती है तो आपका क्या बन जाता है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक में फोटोग्राफ दिया है, वहां पर ओवम लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा है सेकेंडरी oocyte। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवम के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है, मतलब ओवम जो है वो क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte है। रियली ओवम जो है वो आपका सेकेंडरी oocyte में डिवीजन के बाद बनता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जो लिखा है ओवम, वो वहां पर क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएच सर्ज कोजेस, एलएच सर्ज आपका क्या कोज करता है, ये हमारा सवाल है। तो भाई एलएच सर्ज आपका कब होता है, पहले नहीं ये सोचना है कि एलएच सर्ज कब आता है। एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच का बढ़ना। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एलएच बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपका एफएसएच भी बढ़ता है, ये यहां डाल लेना। एलएच तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपका एफएसएच भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, एलएच ज्यादा बढ़ता है तो हम मान लेते हैं एलएच ज्यादा बढ़ता होगा। तो आपको सोचना है एलएच कब बढ़ता है भैया, ओवुलेशन डे पर आपका क्या बढ़ता है, एलएच। जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, बिल्कुल जस्ट प्रायर एलएच आपका बढ़ता है, एफएसएच भी बढ़ता है साथ ही साथ। एलएच तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपका एफएसएच भी बढ़ता है। उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद क्या होगा, एलएच सर्ज जब होगा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा वही कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाएगा, ठीक है ना बात। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा तो सेकेंडरी oocyte आपका ओवरी से बाहर पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा। तो यहां पर हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं उनमें से आपका पहला ऑप्शन जो बनता है दैट इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है रिलीज ऑफ ओवम, नहीं। तीसरा ऑप्शन है एंडोमेट्रियल शेडिंग, नहीं। चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। तो अब भैया देखो ऑप्शन है 2, मतलब बी भी सही है, क्योंकि रिलीज ऑफ ओवम और वो भी वही है, ग्राफियन फॉलिकल का फटना, ओवम का निकलना, मतलब आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू। तो भाई जब आपका ग्राफियन फॉलिकल खुल जाएगा, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा, कहां निकल जाएगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा, तो बची हुई स्ट्रक्चर जो होगी उसका क्या होगा। जो आपकी बची हुई स्ट्रक्चर होती है उसका ये होता है कि उसके अंदर आपकी, क्योंकि जो उसकी आउटर जो कवरिंग होती है, एज यू ऑल नो आई थिंक, उसकी जो कवरिंग होती है ग्राफियन फॉलिकल की, बाहर आपकी रहती है थीका एक्सटर्ना, इनर टू दिस थीका इंटरना। तो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना भी टूट जाती है। उसके टूटने से ये होता है कि ब्लड की जो सप्लाई होती है वो आपकी फॉलिकल के अंदर चली जाती है। ब्लड की सप्लाई आपकी कहां गई, फॉलिकल के अंदर चली गई। अब उसको हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। ध्यान रखना, जब आपकी थीका टूट जाएगी तो थीका के टूटने से आपका कॉर्पस हीमोरेजिकम कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका जो कैविटी थी उसमें आपका भर गया है अब क्या, ब्लड। उसके बाद वहां पर ल्यूटिन नाम का एक पिगमेंट बनता है। ल्यूटिन नाम के पिगमेंट बनने के बाद वो जो स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। एक और काम की बात, कॉर्पस ल्यूटियम आपका एलएच के रिस्पॉन्स में काम कर रहा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया क्वेश्चन नंबर 4, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो भाई फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, अगर मान लीजिए स्पर्म आपके आते हैं और आपका ऐसा नहीं होता है कि वो ओवम जो है उसको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हर एक बार जो इंटरकोर्स होता है वो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते, क्योंकि यहां पर जो है एक दिन होता है जब ओवम आपका रहता है, वो 24 घंटे वेट करता है, उसके बाद कहीं जाकर के अगर मान लो स्पर्म आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो होगा क्या। जो कॉर्पस ल्यूटियम है आपका, वो काफी कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान से सुनना। जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका है वो प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। अब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक दे देगा, ऊपर एलएच बंद करा देगा पिट्यूटरी से, ठीक है ना, और हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच बंद करा देगा। तो जब आपका वो फीडबैक मैकेनिज्म देगा और आपका एलएच बनना बंद हो जाएगा, तो क्योंकि एलएच कम हो गया है, एलएच के कम हो जाने के कारण आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपका रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल का आंसर हमारा क्या बनेगा, डीजेनरेट्स, ठीक है ना। 4 ऑप्शन थे, प्रोलिफरेट, डीजेनरेट, रीजनरेट एंड डिवाइड। तो भाई डिवाइड तो नहीं करेगा ना रीजनरेट करेगा, डीजेनरेट हो जाएगा। एनसीईआरटी की फोटोग्राफ में जो आपका लिखा हुआ है वर्ड वो ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों होता है रिग्रेशन, क्योंकि एलएच हो जाएगा कम। ये कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द स्पर्म comes into contact with the layer of ovum to cause fertilization। तो पूछ रहे हैं कि भैया आपका जो स्पर्म होता है वो किस लेयर के कांटेक्ट में आएगा, कब, जब आपका फर्टिलाइजेशन होना होता है। तो यहां सोचना है कि भाई आपका जो ओवम है उसके बाहर की लाइनिंग कौन सी होती है, ओवम के बिल्कुल बाहर वाली लाइनिंग कौन सी होती है। तो सबसे बाहर ओवम की लाइनिंग होती है आपकी सेल्यूलर, उसके अंदर नॉन सेल्यूलर। सही है ना बात, ध्यान रखना है। बाहर की लाइनिंग सेल्यूलर, ये सवाल बहुत आता है, सेल्यूलर कौन सी होती है, नॉन सेल्यूलर कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, बाहर वाली लाइनिंग होगी आपकी सेल्यूलर, अंदर वाली होगी नॉन सेल्यूलर। भैया जो सेल्यूलर है उसका नाम है आपका, जो पहला ऑप्शन आपका क्या, कोरोना रेडिएटा। समझ आई ना, कोरोना रेडिएटा इज अ सेल्यूलर लाइनिंग outside cellular lining inner to this zona pellucida and that is a non cellular layer। जोना पेलुसिडा आपकी नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये तो है ही, बात समझ रहे हो, ये तो है ही, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जो आपको मैंने बताया कि जोना पेलुसिडा आपकी नॉन सेल्यूलर लेयर है। इसका आंसर आपका क्या होगा भैया, कोरोना रेडिएटा होगा, क्योंकि आपके बाकी लेयर जो उसके अंदर होती है। और जोना फेसिकुलेटा आपका पता है कहां होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, उसमें मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, वंस अ स्पर्म फ्यूज विद एन ओवम द रिमेनिंग स्पर्म्स कैन नॉट फर्टिलाइज ओवम, व्हाट चेंज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फिनोमिनन। दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। वंस अ स्पर्म फ्यूज विद एन ओवम, जब एक स्पर्म आपका ओवम से फ्यूज करता है तो रिमेनिंग स्पर्म्स कैन नॉट फर्टिलाइज द ओवम, बचे हुए स्पर्म आपके ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्या हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, ऐसा ये हो जाता है कि आपका जो ओवम होता है उस ओवम पर जैसे ही स्पर्म आता है, आपको पता है स्पर्म के आते ही वहां क्या होगा, मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी के चेंजेस आ जाते हैं। और परमेबिलिटी के चेंजेस आ जाने के कारण मेम्ब्रेन आपकी दूसरे स्पर्म्स को आने को ब्लॉक कर देती है, दूसरे स्पर्म्स को आने को ब्लॉक कर देती है। अब इसमें कुछ एनसीईआरटी के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का भी काम होता है। आपको ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है उसमें कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फर्दर स्पर्म्स की एंट्री नहीं होती। तो यहां लिखा है पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सेलेक्टिव परमिएशन थ्रू ओवम, स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स, चेंज इन द मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, ओवम रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस देयरबाय किलिंग अदर स्पर्म्स। तो नहीं, ध्यान रखना है, थर्ड होगा इसका आंसर, दैट इज चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो बिल्कुल सही है।
जोना पेलिसुडा में आपके कुछ इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं कि जिससे ओवर स्पर्म नहीं आएंगे, हेंस नो पॉलीस्पर्मी विल अकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि भैया आफ्टर इंप्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट आपका कहां गया होगा, इंप्लांटेशन के लिए जा रहा होगा, ठीक है ना। कई डिवीजन के बाद आपका क्या बनता है जाइगोट में, ट्रोफोब्लास्ट बनता है। सॉरी, कई डिवीजन के बाद आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है उसकी एक लेयर होती है आउटर, उसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आपकी स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, उसी में से आपकी डिफरेंशिएशन होता है, उसमें से डिफरेंशिएट होकर कुछ सेल्स निकलती हैं। अगर आपको थोड़ा बाहर ले जाऊं मैं इसके, तो वहां बनती है आपकी सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि आपकी मल्टीन्यूक्लिएट लेयर होती है। वही आपकी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से मान लीजिए निकलती है बाहर और वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। जब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब वो एंडोमेट्रियम में जा रहा होता है, इंप्लांट कर रहा होता है, उस टाइम पर आपकी जो फिंगर लाइक जो आपकी लेयर है दैट इज सिंसाइट्रोफोब्लास्ट, वो भैया आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसी में डूब जाएगा। ध्यान रखना है, वो उसी में डूब जाएगा और वो उसको चारों तरफ से घेर लेती है। खुद की बनाई हुई लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई है वो उसको चारों तरफ से घेर लेगी। वो बनाती क्या है, वो चीज जो क्या है, जो बनी है वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। ऑप्शन में था इंटेस्टाइनल विलाई, एम्पुलरी विलाई, कोरियोनिक विलाई, एमनियोटिक विलाई। तो भैया आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3 दैट इज कोरियोनिक विलाई। जो किसने बनाई है, ट्रोफोब्लास्ट ने खुद बनाई है, ठीक है ना। और हमारा जो प्लेसेंटा होता है उसमें बनाने में इसका बहुत सारा रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपका कौन सा हार्मोन निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो आपका प्लेसेंटा वैसे तो बहुत सारी चीजें निकालता है, तो इनमें से कौन सा निकालेगा ये जानने वाली बात है ना। तो इनमें से आपका कौन सा निकालेगा, वो है HCG। सीधा इसका आंसर है HCG। HCG के बारे में एक सवाल आपको बता देते हैं कि भैया जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसकी जो किट आती है बाजार में, जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें HCG की एंटीबॉडी होती है। अगर यूरिन में HCG होगा इसका मतलब इंप्लांटेशन हुआ है, प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है। तो HCG टेस्ट जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसलिए मैंने सवाल डाला भी था, तो आपको वो पता होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ध्यान रखना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ऐसे ही काम करता है जैसे आपके गोनेडोट्रोपिन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी oocyte आर इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। प्राइमरी oocyte आपका सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में होता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए प्राइमरी oocyte आपका, क्योंकि वो प्रोफेज 1 कर रहा होता है, प्रोफेज 1 जस्ट वहां पर आकर कंप्लीट हुई होती है। तो प्राइमरी oocyte आपका फिर कौन सी स्टेज में होगा, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक स्टेज में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मियोसिस स्टार्ट हो चुकी होती है, उसमें आपकी मियोसिस अटकी हुई होती है डिप्लोटीन में। आपको जरूर पता होगा ये बात, मियोसिस आपकी कहां अटकी होती है, डिप्लोटीन में। तो इसलिए आपका जो oocyte होगा वो कहां पर होगा, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो भैया इसका आंसर होगा आपका 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच द टर्शरी फॉलिकल इन ओवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो टर्शरी फॉलिकल जो है किस बात से रिप्रेजेंट होता है कि भैया अब जो है वो फॉलिकल आपका टर्शरी है। ये बात आपको कैसे पता चलती है, तो आपको पता है टर्शरी फॉलिकल में आपकी एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड अ कैविटी दैट इज कॉल्ड एज एंट्रम। उसे क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये थे भैया हमारे कुछ सवाल जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ना, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें से बहुत सारे सवाल निकल करके आएंगे। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब और भैया को कर देना सपोर्ट। आगे भी लगातार इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।